Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 26. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In previous lecture, we covered enhanced entity relationship model, and we got familiar with the basic concepts that are present in enhanced entity relationship model. That was specialization generalization concept, and which includes superclasses, subclasses. Then we talked about some constraints that are associated with the specialization generalization concept, and then we discussed the aggregation concept and a special form of aggregation, that is composition. And then we applied these concepts that are related with enhanced entity relationship model to the dream home case study, जिसके ऊपर हम जो है काफ़ी अरसे से जो है अपने लेक्चर्स में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें, अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर्स जहन में हों तो हम बेसिकली जो है हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कवर कर रहे हैं, और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हमने डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, और हमने ड्रीम होम को एज अ केस स्टडी लिया और उसके ऊपर हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. और हम मुख्तलिफ फेजेस जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थे वो हमने परफॉर्म किए, और फिर हम डेटाबेस डिज़ाइन तक पहुंचे थे. और डेटाबेस डिज़ाइन में जैसे हमने कहा जी कि डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन था, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है. अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है उसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी थी कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और चैप्टर 15 के अंदर हमने उन चीज़ को जो है कवर किया. लेकिन वहाँ से फिर हमने जो है जंप किया और हम ER मॉडलिंग पे चले गए, क्योंकि जो आपका कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड through ER diagrams. That is the most appropriate way basically to represent the conceptual data model या conceptual database design करने के लिए जो आप यूज़ करोगे. अब फिर हमने ये कहा कि जो ER डायग्राम है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर कुछ जो है बाज़ चीज़ें जो नई एप्लीकेशंस हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत चेंज हो गई हैं, तो वो ER मॉडल जो है दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज न्यू रिक्वायरमेंट्स, या जो चेंजेस आए हैं वो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. तो फिर हमने कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स दैट वर एडेड टू बेसिकली दैट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और उसका नाम जो दिया गया वो इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का दिया गया. तो मतलब हमने कुछ जो और कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन जो है सुपर की सब की फॉर्म, सुपर क्लास और सब क्लास के फॉर्म में, और फिर हमने जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे उसके ऊपर जो है उनको स्टडी किया. फिर हमने एग्रीगेशन और कंपोजिशन को भी स्टडी किया, और फिर उसको थोड़ा बहुत हमने उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखा अपने ड्रीम होम केस स्टडी के ऊपर. और एक चीज़ अब आपने जहन में रखनी है कि ये जो एडिशनल जो इनहैंस्ड ER मॉडल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इसके जो ताल्लुक़ है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो टेक्निक के साथ या अप्रोच के साथ है बेसिकली. और मेरा ख्याल है कि अभी तक आपने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो बहुत सारी शायद इस लेवल पे चीज़ें आपको उस तरह क्लियर ना हो. लेकिन जैसा कि ये स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, मतलब ये एक जो है ये उसी टेक्निक के ऊपर बेस करता है, और
इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कि हमारे रियल लाइफ में भी होता है कि इनहेरिटेंस बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से इनहेरिट करते हैं। तो एग्जैक्टली सुपर क्लास, सब क्लास भी इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन थी, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने कहा था वो होता है, एंड सो ऑन। अब एक चीज़ और कि ये जो है ये एक ऑप्शनल स्टेप है, मतलब अगर आपका डेटाबेस सिस्टम जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं अगर उसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इसको यूज़ करें, तो मतलब यू कैन ओमिट और लीव दिस बेसिकली स्टेप। अदरवाइज अगर हाँ आपके मतलब जो आपका डेटाबेस सिस्टम जिसको आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ईआर के जो हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे, या आपका एक अच्छा जो है ईआर मॉडल एक रीडेबल नहीं है, एक बेहतर अंदाज में नहीं है, तो देन यू कैन यूज़ एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमने देखा कि उनको कोई यूज़ करना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप एक अपना कंसेप्चुअल डाटा मॉडल जो है वो बना लेंगे तो कीप इन माइंड कि अगर ये ठीक होगा तो जो इसकी बेस पे आगे आपका लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो सही बनेगा, और इट विल एक्ट एज एन इनपुट फॉर दी नेक्स्ट फेज जो कि हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा, एंड सो ऑन। अगर वो लॉजिकल सही बन जाता है तो देन इट विल बी मतलब वो फिर उसको जब हम किसी डीबीएमएस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा, तो आप फिर उससे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ले सकेंगे जिसके लिए आपने वो डेटाबेस सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया था। अब कुछ चीज़ें मैं इस हवाले से मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि मसलन जो आपके जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन तो बेसिकली हम ईआर मॉडलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पहले के कुछ लेक्चर्स अगर आपके जहन में हो तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स, जैसे हमने कहा था जी हमारे पास सेमेंटिक मॉडल होते हैं जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और इसी तरह हमने कुछ जो है वो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स की बात की थी जिसमें रिलेशनल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, हिरारिकल मॉडल है, एंड सो ऑन। तो जो हम कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो हम सेमेंटिक मॉडलिंग के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं, लेकिन जैसे हमारा फोकस जो था अभी तक वो जो कंसेप्चुअल मॉडल में वो ईआर मॉडलिंग और फिर इनहैंस्ड ईआर मॉडलिंग के ऊपर था। लेकिन इफ़ यू गो फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के मतलब आप उसके थ्रू भी अपने डेटाबेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब चूंकि हमारे जो कोर्स का फोकस है वो सिर्फ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के ऊपर है, लेकिन अगर आप उस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो उस अप्रोच का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि मे बी आपको डायरेक्ट फिर जो आपका कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होगा वही आपका लॉजिकल डाटा मॉडल भी होगा, और फिर आपको उसको फर्दर जो है डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन की, तो एक स्टेप आपका मे बी आपका एक सेव हो जाए। लेकिन चूंकि ये हमारी डिस्कशन या फोकस नहीं है हमारी डिस्कशन का, तो हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बात नहीं करेंगे। लेकिन आई होप कि यू हैव वेल अंडरस्टूड बोथ दी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के किस तरह उसमें डिफरेंट चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग भी जो है उनमें चीज़ें किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं, और कॉन्सेप्ट्स जो उनसे रिलेटेड जितने भी थे वो सारे हमने बड़ी डिटेल के साथ कवर कर लिए। सबसे बेहतरीन इन स्किल्स को मास्टर करने का जो है वो तरीका वो यही है कि आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लें, अपने इर्द गिर्द देखें, जो आपके जो भी कोई एक मसलन एक शॉप देखते हैं, कोई वीडियो शॉप है, तो आप उसके लिए जो है ये सारा प्रोसेस अप्लाई करें कि किस तरह उस बिज़नेस को अगर ऑटोमेट करना है, आपने उसके लिए डेटाबेस सिस्टम एक डिज़ाइन करना है तो कैसे आप करोगे, आप उसका ईआर डायग्राम बनाएं, उसमें इनहैंस्ड ईआरडी के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करें, एंड सो ऑन। तो मतलब सबसे बेहतरीन तरीका जो इन स्किल्स को इम्प्रूव करने का है कि व्हेन यू वर्क ऑन सर्टन एग्जांपल्स या प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो देन यू विल बेसिकली एक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल्स, और आपको फिर जो है ये चीज़ें बहुत जो है वो आसानी से समझ में आती जाएंगी जो आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। इस कुछ इब्तदाई तफसील के बाद जो है हम अब आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी डिस्कशन है
वो दोबारा कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की एक्टिविटीज़ मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की थी कि हम वी आइडेंटिफाई एंटिटी टाइप्स and we did that in our previous lecture. We said we identify relationship types, what kind of different relationships are there among the entities, and we also did that. And then what we did, we used entity relationship modeling and enhanced entity relationship modeling to represent this information जो कि हमारी textual form में थी, और फिर इसको हमने diagrammatic form में जो है वो represent किया। और that's why we moved or jumped to chapter number 11, that was entity relationship model, or chapter number 12, enhanced entity relationship model। लेकिन we are back again to chapter number 15, which is conceptual data model। अब जो नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज जो हमारी रिमेनिंग थी उसमें क्या थी कि जी आइडेंटिफाई एंड एसोसिएट एट्रीब्यूट्स विद द एंटिटी और रिलेशनशिप टाइप्स। वी डिस्कस दैट देयर माइट बी सम एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन एंटिटीज एंड वी हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद रिलेशनशिप्स। तो हमने ये इनको भी कवर करना है। डिटरमिन एट्रीब्यूट डोमेन्स, फिर हमने हर एक एट्रीब्यूट के लिए जो डोमेन है, और डोमेन का कॉन्सेप्ट हम पहले बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, तो वो हमने डिफाइन करना है। Then we need to determine candidate, primary and alternate key attributes कि जी कौन से ऐसे हमारे attributes होंगे that will act as alternate keys, primary keys and candidate keys। Then the activity that was the optional activity, as I discussed कि जी you have to think कि जी whether your model requires enhanced ER modeling concepts to be included कि जी आपने उसको enhanced ER modeling के concept apply करने या नहीं करने। and as I discussed before that this is an optional activity। then finally when we are done with the conceptual data model means कि अब हम we are finished कि जी हमने कहा हमारा जो conceptual data model है that is in the form of ER model या enhanced ER model। तो और फिर हमने उसके एट्रीब्यूट्स और सारी बाकी चीज़ें भी डिफाइन कर ली हैं हर चीज़। तो देन वी विल वैलिडेट दैट मॉडल कि जी हम देखेंगे कि आया कि उसमें कोई रिडंडेंसी तो नहीं है, कोई इसमें चीज़ें रिपीट तो नहीं हो रही। और रिडंडेंसी जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच के हम वी मिनिमाइज द रिडंडेंसी कि जी रिडंडेंसी को हमने मिनिमाइज करना है। फिर फाइनली हम उस कंसेप्चुअल मॉडल को वैलिडेट करेंगे एंड वी विल बेसिकली वैलिडेट दैट मॉडल अगेंस्ट सम यूज़र ट्रांजैक्शंस कि जी यूज़र ने बेसिकली उस मॉडल से यूज़र ने उस मॉडल से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस मॉडल की बेस के ऊपर जो डाटाबेस सिस्टम बनेगा, जो कि फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनेगा या लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बनेगा, फिर यूज़र ने तो उससे कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है, कुछ मतलब चाहे वो सेलेक्ट की फॉर्म में हो, इंसर्ट की फॉर्म में हो, डिलीट की फॉर्म में हो, या कोई भी ऑपरेशन जो हमारी ट्रांजैक्शंस के हवाले से थे जो यूज़र ने उसके साथ मैनिपुलेशन करनी है, तो हमने उनको देखना होगा कि जी वो आया कि वो हमारा मॉडल उनको अलाउ करता भी है या उस मॉडल की मदद से हम ये काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एंड दैट विल बी द मेजर, मतलब उसका वैलिडिटी का एक वे होगा कि हम उसको वैलिडेट कर सकें कि अगर वो ट्रांजैक्शंस ही सपोर्ट नहीं करता जो यूज़र उसके साथ करना चाह रहा है, तो देन इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट model। and finally we can review, मतलब it's always recommended कि you should represent that model and you should discuss it with the user ताकि if there are some missing entities or relationships then that could be included, या कोई भी किसी किस्म की कोई मज़ीद additions होना या कोई रह गई है चीज़ आपसे, तो वो user में भी आपको feedback दे सके। तो दैट दीज आर द स्टेप्स दैट्स आर इन्वॉल्व बेसिकली दैट आर इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंसेप्चुअल data model। So we will start right from this activity from where we left and we move to entity relationship modeling plus enhanced entity relationship modeling। लेकिन हम अब दोबारा इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा क्विकली जो है वो गो थ्रू करेंगे। आई होप कि अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो चीज़ें जिनके ऊपर फोकस करने वाली होंगी मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूँगा।
अब अगर हम रिलेशनशिप टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वी यूज्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स एंड वी आइडेंटिफाइड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप टाइप्स। जैसे हमने उसकी मल्टीप्लिसिटी देखी थी कि 1 to 1 भी हो सकते हैं, 1 to many भी हो सकते हैं, और जो है हम जो है many to many भी थे, 1 to 1 भी थे। फिर इसी तरह हमने डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप भी देखी कि जिसमें एक एंटिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि वी डिटरमिन द मल्टीप्लिसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप टाइप्स एज आई डिस्कस्ड कि जी 1 to 1 है या 1 to many है या many to many है। अब कॉन्स्ट्रेंट्स ये जो थे इनको हमने बड़ी डिटेल से देख लिया कि इन कॉन्स्ट्रेंट्स का मकसद क्या है। बेसिकली इन कॉन्स्ट्रेंट्स का मकसद यही है कि इट इज़ यूज्ड, बेसिकली दीज कॉन्स्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू मेंटेन और चेक द क्वालिटी ऑफ द डाटा। बिकॉज जैसे हमने कहा था कि मसलन अगर हम कहते हैं जी कि एक जो हमारा स्टाफ मेंबर है दैट कैन रजिस्टर मेनी क्लाइंट्स, तो इट मीन्स कि वी वर एक्चुअली बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ दिस ER डायग्राम। और उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसी मतलब वो जो रियल वर्ल्ड जो सिनेरियो है उसी को हम इस मॉडल में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इट मीन्स इफ आवर सिस्टम इम्प्लीमेंट्स और इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिचुएशन, तो इट मीन्स कि जी हमारा जो फिर सिस्टम है दैट विल बी द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट रियल लाइफ, जो भी वो सिनेरियो है उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन होंगी। एंड इट विल बेसिकली ऐड टू द क्वालिटी ऑफ द डाटा जो कि हम मेंटेन करना चाह रहे हैं बेसिकली इस डाटाबेस सिस्टम के थ्रू, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड कीप इन माइंड कि जी व्हेन एवर वी ऐड constraints to our ER model, it means कि we are actually representing all those real life situations in our model। and what does it mean कि जी आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जब मॉडल में रिप्रेजेंटेड है तो इट मीन्स जब हम इस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को लॉजिकल डाटा मॉडल में या लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे तो देन डेफिनेटली फिर उसी हवाले से उसमें भी वो चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी। तो हमारा जो फाइनल जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स कि जी हमारा ये जो सिस्टम होना हो ये तमाम जो एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं जितने भी यूज़र उनके सपोर्ट कर रहा हो। Then we looked for the fan and chiasm traps in the ER diagrams that might exist। उसको हमने देखा कि किस तरह उनको वेरीफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि जी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड सो ऑन। और फिर हमने उनको रिमूव करने के लिए जो है वो टेक्निक्स कुछ देखी। और फाइनली वी डॉक्यूमेंटेड। कीप इन माइंड कि जी डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वट एवर procedures or steps you perform during this whole project, it is always recommended that you should document all those things या all those steps, ताकि फिर आपको बाद में कहीं पे भी उसको रेफ़र करना पड़ता है। या जैसे देखें इस डॉक्यूमेंटेशन का बहुत फ़ायदा होता है। मसलन ज़रूरी नहीं है कि मसलन आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप छोड़ के चले जाते हैं तो कल कोई और आता है, तो अगर वो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होगी तो इस जो भी एक्टिविटीज़ आपने अभी तक परफॉर्म की हैं वो कैसे परफॉर्म की उस सारी की डिटेल उस डॉक्यूमेंटेशन से मिल सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि वट एवर स्टेप और एक्टिविटी यू परफॉर्म दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड और वेल डॉक्यूमेंटेड, ताकि फिर उसको जो है वो रेफ़र किया जा सके इन सर्टन सिचुएशंस। फिर हमने मुख्तलिफ यूज़र व्यूज़ उनके लिए ER डायग्राम बनाई। जैसे स्टाफ का यूज़र व्यू है उसके लिए ये ER डायग्राम हमने बनाई। और जैसे हमने कहा जी हमने उसके मल्टीप्लिसिटी जो है मल्टीप्लिसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो हमने देखे एंड सो ऑन। जो बाकी सारी चीज़ें वो सारी हमने कवर की इस हवाले से। अब जो भी आपने रिलेशनशिप्स ER डायग्राम में जो है वो डिफ़ाइन किए होंगे, यू शुड बेसिकली डॉक्यूमेंट दोज रिलेशनशिप्स। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि मसलन आपने एंटिटी नेम लिखा मतलब एक टेबल के फॉर्म में आप इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपकी स्क्रीन्स पे ये टेबल नज़र आ रहा है, तो इट वुड मतलब एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई ऐसी मज़ीद बताने की बात नहीं है। मल्टीप्लिसिटी आप बता रहे हो कि स्टाफ की मल्टीप्लिसिटी 0 to 1 है, मैनेजर्स का रिलेशनशिप है, और जो दूसरी एंटिटी जिसके साथ ये रिलेशनशिप है दैट इज़ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो इट मीन्स कि जी
एक स्टाफ मेंबर कुड मैनेज 0 और 100 प्रॉपर्टी फॉर रेंट, और इसको रिवर्स में देखें तो एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट कुड बी मैनेज बाय 0 और 1 स्टाफ मेंबर एंड सो ऑन। जो भी पॉसिबल आपके रिलेशनशिप्स होंगे वो सारे आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम मतलब वो जो आपने ईयर डायग्राम बनाई है उसके अलावा भी, दैट वुड सर्व एज द पार्ट फॉर द डाटा डिक्शनरी के जी आपका ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर अवेलेबल होंगी। The next step what we did is कि जी identify and associate attributes with the entity or relationship टाइप्स कि जी अगला स्टेप ये भी था कि अब हमने उन एंटिटी टाइप्स और जो रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए जो भी उनके साथ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हो सकते हैं हम उनको हमने देखा। और एट्रीब्यूट्स आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के थे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने जो है इनको बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमने सिंपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूड भी, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। और जो हम देखेंगे कि जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको बाज़ औक़ात एक जो है वो सेपरेट एंटिटी के तौर पे भी जो है वो उसे जो है वो जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात ये है कि हम उनको फिर डिफरेंट उनकी अकरेंसेस या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में भी उसको रख सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंडेड अप्रोच है वो ये है कि जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हों उसके लिए एक अलग से टेबल या एक एंटिटी जो है वो आप उसको यूज़ करें रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और फाइनली जितने भी डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं दे शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड कि जी अगेन जो भी आप स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं दैट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। इसकी एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एंटिटी के नेम के आगे फिर एट्रीब्यूट्स लिखे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, डाटा टाइप एंड लेंथ लिख सकते हैं, नल्स उसको अलाउड है या नहीं है, मल्टी वैल्यूड है या नहीं है, और एंड सो ऑन। मतलब जो भी उसकी मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आप अपने पास कैप्चर करना चाह रहे हैं यू कैन कैप्चर दैट इंफॉर्मेशन सो दैट कि जी जो आपका फिर अगले जो फेजेस हैं उनमें आपको आसानी हो इस हवाले से। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जी कि जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसकी भी आप रख सकते हैं। तो मतलब जितनी भी आपकी पॉसिबल एंटिटीज़ थी या रिलेशनशिप्स थे आप उन सब के जो है वो एट्रीब्यूट्स जो उनसे एसोसिएटेड हैं उनकी डिटेल्स, उनकी डिस्क्रिप्शन एंड बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आप अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ड्रीम होम जो एंटिटीज़ हैं हमारे ड्रीम होम में जो हमने आइडेंटिफाई की और उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, मसलन हमने स्टाफ की मेन एंटिटी जो है वो आइडेंटिफाई की, स्टाफ नंबर उसका एट्रीब्यूट है, नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, पोजीशन है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह प्रॉपर्टी फॉर रेंट से एसोसिएटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो सारे हमने इधर नोट कर लिए। प्राइवेट ओनर और बिजनेस ओनर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लाइंट को कर लिया, और इसी तरह प्रेफरेंस को कर लिया, लीज को कर लिया एंड सो ऑन। लीज के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कुछ डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे डिपॉजिट है और उसका बता दिया कि डिराइव कैसे होता है कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट के जो रेंट की फील्ड है उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये फील्ड मिलता है। इसी तरह हम जो ड्यूरेशन का इसके अंदर एट्रीब्यूट है दैट इज डिराइव्ड एज रेंट फिनिश माइनस रेंट स्टार्ट, तो इससे ड्यूरेशन मिल जाता है। तो मतलब ये आप सारी डिटेल अपने पास जब रख लेंगे तो देन इट वुड बी वेरी इजी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है दैट विल बी एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज जो कि हमारा लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन है। और आज हम जो है मे बी उसको भी देखेंगे कि लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर कैसे जो है वो कन्वर्जन होती है, कैसे मैपिंग की जाती है इस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की इनटू द लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। इसके बाद डेफिनेटली हर एट्रीब्यूट, जब हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए तो वी नीड टू डिटरमिन द डोमेन फॉर दोज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के जी हमारी मुख्तलिफ फिर उन एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड जो उनकी डोमेन हो सकती है। एंड आई होप कि अब मुझे इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि डोमेन क्या होता है, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो कि उस एट्रीब्यूट के लिए वो हो सकती हैं। तो कोई भी जो आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, और मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे एट्रीब्यूट बाज़ औक़ात एक ही डोमेन से अपनी वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। तो आपने वो सारी डोमेन जो है वो फिर आपने डिफाइन करनी है। एंड फाइनली यू नीड टू डॉक्यूमेंट दी एट्रीब्यूट
domains as well. The next step is in conceptual data model is कि जी आपने कैंडिडेट, प्राइमरी और अल्टरनेट की जो है उसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट जो हैं वो सर्व करेंगे एज अ कैंडिडेट की, एज अ प्राइमरी की या अल्टरनेट की. और प्राइमरी की जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनल डाटा मॉडल, क्योंकि प्राइमरी की होती है जो कि आपके डिफरेंट जो टपल्स हैं या रोज हैं विद इन रिलेशनल डाटा मॉडल उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारा जो फोकस है, जैसे मैंने कहा था, वो रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर है. तो हम देखेंगे कि रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो उसमें प्राइमरी की जो है वो हम कैसे जो है कौन सा क्राइटेरिया है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर मैं थोड़ी सी गाइडलाइन आपको बताऊंगा कि जी आप प्राइमरी की किसको सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमने कहा था कैंडिडेट, अगर आपको याद हो हमने सुपर की, कैंडिडेट की बात की थी. तो अब पहली बात है कि जितनी भी पॉसिबल कैंडिडेट कीज हैं दे कुड बेसिकली सर्व एज अ प्राइमरी की. तो हमने फिर अब अगर मल्टीपल ऑप्शंस है, अगर है ही एक ही आपके पास कैंडिडेट की, तो डेफिनेटली वही आपकी कैंडिडेट भी होगी और वही प्राइमरी भी होगी. लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं तो देन इट्स योर चॉइस कि जी आपने कौन सी एट्रीब्यूट को जो है वो एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करना है. तो देयर आर सर्टन गाइडलाइंस कि जी आप उनको फॉलो करते हुए अपनी प्राइमरी की चूज कर सकते हैं. मसलन पहली बात कि द कैंडिडेट की विद द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, पहली बात ये होनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि जो आपके जिसके कम से कम एट्रीब्यूट हैं, क्योंकि देन दैट विल बी इजी, क्योंकि आपने फिर उसको यूज़ करना होता है प्राइमरी की को. तो अगर उसके कम से कम एट्रीब्यूट्स हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है. इसी तरह द कैंडिडेट की दैट इज़ लीस्ट लाइकली टू हैव इट्स वैल्यूज़ चेंज, के मतलब जी ऐसी आपने कैंडिडेट की सेलेक्ट करनी है जिसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज होने का जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है. विद फ्यूएस्ट कैरेक्टर्स, के जी कम से कम उसमें कैरेक्टर्स हों, लेंथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं. इसी तरह विद द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम न्यूमेरिकल डाटा की बात कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी कम से कम हो. इसी तरह दैट इज ईजीएस्ट टू यूज फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि यूजर्स किस जो है वो एट्रीब्यूट के साथ इजी फील करेंगे या किस के साथ वो ज़्यादा फेमिलियर हैं. तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और उस हवाले से जो है वो डिपेंड कर सकती हैं. Likewise, you need to identify the strong and weak entities, और आपको इस चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ थी उनकी ख़ास बात ये होती थी कि उनकी अपनी कोई ऐसा एट्रीब्यूट होता था जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता था उसकी डिफरेंट एंटिटी अकरेंसेस को. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारी वीक एंटिटीज़ होती थी उनके अपनी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी, एंड दे वर डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और उसके फिर एट्रीब्यूट को वो यूज़ करके जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करते थी. तो इसलिए यू नीड टू लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटीज एज वेल, क्योंकि ये आप कीज जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना होगा. इसी तरह यू नीड टू डॉक्यूमेंट द प्राइमरी कीज एंड अल्टरनेट कीज. और अल्टरनेट कीज आपको पता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं और उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लेते हो कि जी एक प्राइमरी की है और बाकी जो है वो जो फिर कैंडिडेट कीज रिमेनिंग रह जाएंगी, प्राइमरी की जो आपने जिसको लिया उसके बाद जो रह जाएंगी वो आपकी अल्टरनेट की कहलाती है. अब आपने जब आपने प्राइमरी की जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, तो अब आप क्या करोगे कि आप जो है अपने ईआर मॉडल के अंदर जो है वो थोड़ी सी इन्हांसमेंट करोगे और प्राइमरी कीज भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये डायग्राम आपको यही शो कर रही है कि अब हमने हर रिलेशन के अगेंस्ट जो है उसका प्राइमरी की का एट्रीब्यूट भी दिखा दिया. और आपको पता है कि एट्रीब्यूट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एंटिटी की जो रेक्टेंगल है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. ऊपर एंटिटी का नेम आता है और नीचे उसके एट्रीब्यूट्स. और एट्रीब्यूट्स में अगर सिर्फ प्राइमरी की दिखा रहे हैं तो फिर तो आप वही लिखेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दिखा रहे हो तो करली ब्रेसेस के अंदर पी के आप लिखते हैं. और हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जब हम ईआर मॉडल डिस्कस कर रहे थे तो हमने बड़ी डिटेल के साथ देख लिया कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, जब हमने प्राइमरी कीज भी आइडेंटिफाई कर ली, हमने अल्टरनेट कीज भी डिफाइन कर ली, कैंडिडेट कीज भी आइडेंटिफाई कर ली, तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर enhanced ER modeling concept,
ठीक है, आपके ईयर मॉडल के अंदर, तो देन यू कैन इंक्लूड दोज फीचर्स और दोज कॉन्सेप्ट्स इनटू योर ईयर मॉडल। और कीप इन माइंड कि जी जो आपका पहला मतलब एम, आप देखें मतलब ये कोई ऑप्शनल स्टेप है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर ईआर डायग्राम में जो एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऐड करें। तो कीप इन माइंड कि जो आप का ईआर मॉडल होना चाहिए वो दैट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होल एंटरप्राइज। तो अगर वो काम सिर्फ बेसिक ईआर मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही हो जाता है तो देन देयर इज नो नीड बेसिकली टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स। तो फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो है आपका जो है आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपका वो सिस्टम ऐसा है कि उसके लिए मैंडेटरी है या कंपल्शन है कि वो बेसिक ईआर मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो है आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो ये स्टेप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। और कीप इन माइंड कि जी the use of the advanced modeling concept should be guided by the readability of the diagram and the clarity by which it models the important entities and relationship। के मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमारा जो ईआर मॉडल हो दैट शुड बी रीडेबल और वो जो तमाम उस एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक वेल अंडरस्टैंडेबल वे में जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआर मॉडल कि जी हम अनएम्बिगुअसली उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, वो जो तमाम उस एंटरप्राइज के हवाले से इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ ईआर मॉडल। लेकिन इफ सम कॉन्सेप्ट्स या जो कि ऐसी फीचर्स हैं दैट आर नॉट बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ईआर मॉडलिंग, तो देन यू कैन यूज एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स एंड यू कैन इंक्लूड दैट इन योर diagram. So we applied certain enhanced entity relationship modeling जो concepts हैं, जैसे हमने super classes सब classes का concept है या specialization generalization, जैसे आप देख सकते हैं कि staff और supervisor हमने जो है उसको शामिल किया और इसी तरह हमने owner जो है उसको हमने जो है वो सुपर क्लासेस सब क्लासेस में जो है उसकी फर्दर सब क्लासेस हमने डिफाइन की, प्राइवेट ओनर और बिजनेस ओनर। और फिर इनके हवाले से जो हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे कि जी आपका जो है जो रिलेटेड थे इन सुपर क्लासेस सब क्लासेस के हवाले से या स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के हवाले से, जिनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, वो भी फिर हमने इंक्लूड किए। The next step is कि you should check your entity relationship model कि जी अब आपने फाइनल कर लिया कि this is your final model, और अब you have to check for the redundancy कि जी मतलब there is a possibility कि बाज़ औक़ात कुछ redundant information आपने तो नहीं रखी। redundancy could be in मतलब many forms कि जी आपने कोई attributes या entities तो नहीं replicate कर दी, कोई ऐसे relationships तो नहीं है जो कि आपने duplicate कर दिए हैं, जो कि बार बार आ रहे हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं। तो मतलब आपने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि आपका जो conceptual data model है that does not basically contain any redundant information, और redundant information could be in any form like कि जी आपके कोई entities जो हैं वो repeat हो रही हैं या कोई आपके relationships जो हैं वो जो है वो repeat हो रहे हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो जो पहली मतलब इसके लिए जो मेजर आपने जो फोकस है वो किन किन चीज़ों पे होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज लुक फॉर 1-to-1 रिलेशनशिप्स। क्यों? क्योंकि जो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द सेम एंटिटी। मतलब वो तकरीबन आपका जो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा मेजॉरिटी केसेस में वो एक ही चीज़ होगी। तो इट शुड बी कंसिडर्ड वेरी केयरफुली कि आपका कहीं आप एक ही एंटिटी को जो है वो दो दफ़ा तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। जैसे मिसाल के तौर पे मसलन आप एक क्लाइंट का भी एंटिटी रिप्रेजेंट कर दें और एक आप रेंटर भी एंटिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर दें। अगर हम ड्रीम होम की स्टडी की बात कर लें तो क्लाइंट और रेंटर बेसिकली दोनों एक ही एंटिटीज होंगी। तो मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मतलब व्हेन यू आर वर्किंग विद द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, आप उनको कलेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो शुरू में आप इनको एज अ डिफरेंट समझना शुरू कर दें। लेकिन व्हेन यू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज तो आप देखोगे कि देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 रिलेशनशिप
कि जी आपका एक क्लाइंट जो होगा वही एक उसके अगेंस्ट एक ही मतलब वो रेंटर होगा और इसी तरह एक रेंटर के अगेंस्ट कोई एक ही क्लाइंट होगा, तो देयर एग्जिस्ट अ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज। तो अब बेसिकली ये एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्लाइंट और रेंटर कोई अलग से चीजें नहीं है, दो एंटिटीज नहीं है, बल्कि ये एक ही है। तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर the one-to-one relationship that exists in your ER model, and you should evaluate those entity types कि जी कहीं वो एक ही तो नहीं है, तो मतलब आप उनको रिपीट तो नहीं कर रहे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू लुक फॉर द रिडंडेंट रिलेशनशिप्स, कि जी कहीं आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आप जो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं उनको आप डुप्लीकेट कर रहे हो, उनको रिडंडेंट कर रहे हो, उनको रिपीट कर रहे हो, तो आपने इस किस्म की सिचुएशन में भी देखना है। तो मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, तो आई होप कि इट वुड बी क्लियर। सपोज आप जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है और क्लाइंट के दरमियान जो है आप एक जो है वो रिलेशनशिप आपने यहां देख रहे हैं कि रेंट्स का है, तो क्लाइंट कैन रेंट 0 और मेनी प्रॉपर्टी फॉर रेंट, और इसी तरह एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट कुड बी बेसिकली फॉर 0 और मेनी क्लाइंट, कुड बी रेंटेड बाय 0 और मेनी क्लाइंट। लेकिन हमने पहले अगर इसको देखें तो हमने क्या किया था कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था जो है लीज के थ्रू, के जी एक क्लाइंट जो कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो वो लीज के थ्रू लेता है, और लीज क्या है, वो एग्रीमेंट है जिसके ऊपर होता है जी कि इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी ली और यहाँ से इसका रेंट स्टार्ट हो रहा है, ये इसका इतने अरसे का ड्यूरेशन एंड सो ऑन सारी, और इतना रेंट है उसका, तो ये सारी चीजें उसके। तो अब अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो रेंट्स का रिलेशनशिप है दैट इज अ रिडंडेंट रिलेशनशिप, क्योंकि ये लीज की जो एंटिटी के थ्रू जो क्लाइंट और प्रॉपर्टी फॉर रेंट का एसोसिएशन है आपस में, ये बेसिकली उसी रेंट को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस कि दिस इज अ रिडंडेंट रिलेशनशिप, सो वी नीड टू रिमूव दिस रिलेशनशिप। और जो हमारे क्लाइंट का रिलेशनशिप है लीज के साथ, कि जी क्लाइंट कोई भी उसके पास लीज एग्रीमेंट होता है, और लीज एग्रीमेंट इज बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर रेंट, तो मतलब ये एसोसिएशन इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम रेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं तो इट मींस वी आर डुप्लीकेटिंग दिस पर्टिकुलर जो है हम इस रिलेशनशिप को जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो सो वी नीड टू रिमूव दिस रिडंडेंट रिलेशनशिप। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें रिडंडेंसी जब चेक कर रहे थे हम मॉडल के अंदर, तो वो थी हमारी टाइम डायमेंशन भी हमें देखनी होती है। और टाइम डायमेंशन को समझने के लिए अब देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जांपल कि जी आप ड्रीम होम के हवाले से नहीं दे सकते, लेकिन सपोज कि जी हमारा इस किस्म की सिचुएशन है कि वी हैव 3 एंटिटीज, वी हैव अ एंटिटी मेन, वी हैव अ एंटिटी वुमेन एंड वी हैव एन एंटिटी चाइल्ड। तो अब इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन के जी अ मैन कुड बी मैरिड किसी भी औरत से नहीं, और एट मोस्ट कहते हैं जी हम अगर हम ये कहते हैं कि 1 से वो मैरिड होगा, और इसी तरह वुमेन का भी एग्जैक्टली यही है, 1 to 1 का ये रिलेशनशिप है। इसी तरह हम कहते हैं जी कि वुमेन इज मदर ऑफ बेसिकली 0 और मेनी चाइल्ड, और एक चाइल्ड is basically associated with one and only one mother। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन और जो आपकी कार्डिनैलिटी है वो चाइल्ड जब है तो इट मींस इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ वुमेन जो उसकी माँ होगी। और एग्जैक्टली इसी तरह जो मैन और चाइल्ड के दरमियान भी रिलेशनशिप है वो फादर का है, और मैन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे हों, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन उसकी ऑप्शनल है और कार्डिनैलिटी मैनी है। लेकिन चाइल्ड से मैन की तरफ देखें तो हमारी पार्टिसिपेशन ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। मींस कि अगर चाइल्ड है तो देयर मस्ट बी अ फादर फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, और उसकी डेफिनेटली एक फादर हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये जो फादर ऑफ का रिलेशनशिप है, मतलब वी माइट कंक्लूड कि जी ये फादर ऑफ का रिलेशनशिप जो है दैट इज डुप्लीकेट या ये रिडंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि मसलन ये जो रिलेशनशिप है, अगर हम ये सिचुएशन हो सकती है कि हम ये कह रहे हैं कि जी एक मैन इज मैरिड टू अ वुमेन, लेकिन जो बच्चे हैं उसके वो इस खातून से नहीं है या इस
वुमेन से नहीं है, तो फिर अगर ये फादर ऑफ का रिलेशनशिप नहीं होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह मसलन कोई और भी कुछ सर्टेन सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें ये फादर ऑफ का रिलेशनशिप जो है वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कि जी मसलन फर्ज करें कि जिस वुमेन के साथ वो मैरिड है, ये बच्चे उससे नहीं है, ये उससे पहली वाली औरत से हैं, तो फिर हमें ये फादर ऑफ का रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि चाइल्ड का वो जो रिलेशनशिप है मैन के साथ दैट विल बी नॉट थ्रू द वुमेन। अब उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो मैन का के साथ जो कि इन द फॉर्म ऑफ फादर ऑफ है। लेकिन मतलब समटाइम्स वी लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो तो वी माइट थिंक कि जी जो फादर ऑफ का रिलेशनशिप है दैट इज एन एक्स्ट्रा वन, ये डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू लुक फॉर द टाइम कि जी किसी एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन के हवाले से ये ठीक है या नहीं, कि ये जी इस टाइम जो है जो ये हमारा रिलेशनशिप है मैन और वुमेन के दरमियान, ये इस पर्टिकुलर मैन की इस पर्टिकुलर वुमेन के साथ जो है वो मैरिज की जो एसोसिएशन है उसको शो कर रहा है। जो फाइनल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के अंदर हमारी एक्टिविटी है दैट इज कि जी वैलिडेट कंसेप्चुअल मॉडल अगेंस्ट यूजर ट्रांजैक्शंस। सेकंड लास्ट जो है लास्ट जो है वो कि हमने यूजर के साथ उसको वो जो है वो शेयर करना है। तो अब डेफिनेटली कीप इन माइंड कि जो हमारे सारे जो एक्टिविटी है ये सारी एक्सरसाइज का पर्पस क्या है कि वी नीड टू एक्चुअली लुक फॉर दी ट्रांजेक्शन्स के जी हम उस डेटाबेस के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, जो मुख्तलिफ डाटा के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, तो हमने देखना है कि आया कि वो पॉसिबल हैं या नहीं है। तो देर आर टू बेसिकली वेज कि एक ये है कि यू नीड टू डिस्क्राइब द ट्रांजेक्शन्स। एक पहला काम आप ये कर सकते हो कि व्हाट डज इट मीन, कि मसलन फर्ज करें आप कहते हैं जी लिस्ट द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज मैनेज्ड बाय द नेम्ड मेंबर ऑफ द स्टाफ एट द ब्रांच। के मसलन हु इज मैनेजिंग विच प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, आप कहते हो जी कि कौन बंदा कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो मैनेज कर रहा है, तो उसकी डिटेल दे। तो अब आप अपने ईआर मॉडल के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी एंटिटीज के अंदर से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी। तो आप यू कैन डिस्क्राइब कि जी हाँ जी ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट की ये एट्रीब्यूट्स आएंगे, और जो हमारा स्टाफ के जो है उसमें से ये एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस ट्रांजैक्शन विल बी बेसिकली एग्जीक्यूटेड। द अदर वे दैट कुड बी यूज्ड इज टू यूज ट्रांजैक्शन पाथवेज। के जी आप अपने कोई भी जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है विच इज वन ऑफ द एग्जांपल इज कि जी जो भी ऑपरेशन कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर उस डेटाबेस सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहा है, तो वो अब आप एरोज की मदद से बताएंगे कि आपकी ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस एंटिटी और किस एंटिटी के दरमियान होगी, तो मतलब किस तरह वो जो है वो रिप्रेजेंट होगी। तो उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मसलन आप अगर इसी तरह देखना चाहें कि कौन से जो है स्टाफ या कौन सा स्टाफ जो है किस सुपरवाइजर के अंडर जो है वो काम कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन ए की मदद से एरो आप देख रहे हैं कि एक सुपरवाइजर से आपकी वो स्टार्ट हुई और वो जा रही है स्टाफ की तरफ। इसी तरह आप जो है रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी देख सकते हो कि जी क्लाइंट और स्टाफ के दरमियान जो है ई की ट्रांजैक्शन जो जा रही है कि जी कौन सा क्लाइंट को कौन से स्टाफ मेंबर ने जो है वो रजिस्टर किया एंड सो ऑन। तो मतलब ये मुख्तलिफ अगर आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखी हुई है। तो you could represent these transactions using these pathways के जी आपका जब कोई भी ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर आप कहोगे तो आप देखोगे कि उसका पाथ क्लियर है या नहीं आपके ईआर मॉडल के अंदर। तो अगर आपके ईआर मॉडल के अंदर ये क्लियर है तो इट मीन्स के योर ईआर मॉडल इज परफेक्ट और इट इज वर्किंग अगेंस्ट ऑल दी ट्रांजैक्शंस। तो देन इट मीन्स के जब इसको आप कन्वर्ट करोगे आगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन या फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, तो स्टिल दीज ट्रांजैक्शन विल बी वर्किंग एंड दैट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव के जी आपके फिर तमाम यूज़र्स जो हैं जो भी वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो फिर इस हवाले से करेंगे। फाइनल जो आपका स्टेप है या एक्टिविटी है इस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के अंदर वो है कि यू नीड टू रिव्यू द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल विद यूज़र। बाज़ औक़ात ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मसलन आपने बेशक बहुत ज़्यादा जो है उस में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, आपने मीटिंग्स की
यूज़र रिक्वायरमेंट्स को बड़ी डिटेल से देखा, कलेक्ट किया, लेकिन स्टिल मतलब चूंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को का पार्ट नहीं हो तो यू माइट बेसिकली मिस और लीव बेसिकली सर्टन इंफॉर्मेशन, जो कि फिर वही कि जी हमारा वो मुकम्मल जो तमाम यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो रिप्रेजेंट ना कर रही हो। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि देन व्हेन यू आर फिनिश्ड विद योर मॉडल तो यू कैन डिस्कस इट और रिव्यू इट विद द यूजर, ताकि उसकी फिर फीडबैक देखी जा सके कि वो कोई आपको ऐसा कोई जो है वो डिपिक्ट कर सके कि शायद कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो कीप इन माइंड कि जी it is basically used के जी to ensure that they consider the model to be a true representation of the data requirements of the enterprise, के वाकई ये अब complete जो उस enterprise है उसकी requirements को ये जो model है represent कर रहा है या नहीं कर रहा। And keep in mind if there are some things which has been missed, ठीक है, which have been missed, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि you could make the appropriate changes, you can make certain additions या कोई और चीज़ें जो है वो इस हवाले से, and you can go to the previous steps जिसमें आप दोबारा फिर जो है कोई additions कर सकते हो, नई entities identify कर सकते हो, कोई नए relationships entities के दरमियान जो है वो identify कर सकते हो, आप कोई attributes add कर सकते हो, attributes निकाल सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें जो है मे बी आप कुछ भी जो उससे रेलेवेंट चीज़ें हो सकती हैं वो हो सकती हैं। कीप इन माइंड वी रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द यूजर इज प्रिपेयर्ड टू साइन ऑफ द मॉडल बीइंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज दैट वी आर मॉडलिंग। तो मतलब जब यूजर आपका जो है ही इज सेटिस्फाइड कि या दिस मॉडल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूजर्स ऑफ द एंटरप्राइज, तो it means कि you are basically done with your work and that will be an indication कि then you can proceed for the next phase। लेकिन अगर आपका यूज़र जो है उसको लगता है कि नहीं इसमें अभी कुछ चीज़ें वो मिसिंग हैं तो then you might have to repeat some steps। तो आपने इस चीज़ को बड़ा closely जो है वो observe करना है। Dear students, यहाँ पे हमारा जो है कंसेप्चुअल डाटा मॉडल का जो चैप्टर नंबर 15 है, जिसके अंदर ही फिर हमने चैप्टर नंबर 11 जो कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था और चैप्टर नंबर 12 जो कि एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था उसको भी कवर किया, और फिर हमने इसकी जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ थी उनको बड़ी डिटेल के साथ कवर किया। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपका कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है दैट इज एक्ट्स एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज, और मैंने आपको जैसे बताया था कि जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल कंसिडरेशंस। कोई भी फिजिकल कंसिडरेशंस मींस कि जी हमें ये नहीं पता कि हमने कौन सा डीबीएमएस यूज़ करना है, वो डीबीएमएस किस तरह का है, उसके अंदर रिलेशनल मॉडल यूज़ हो रहा है या नेटवर्क के ऊपर बेस्ड करता है या हायरार्किकल के ऊपर है या कोई और उस तरह की डिटेल्स जो है वो हम कंसिडर नहीं करते, और वो इंडिपेंडेंट होता है, वो जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है फॉर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। और कीप इन माइंड कि जी आपका जो अगला फेज़ है उसके लिए ये एज इनपुट काम कर रहा होता है, लेकिन जो अगला फेज़ है जो कि हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए मैंडेटरी है कि वी आर रेडी कि जी हमने किस किस्म का, मतलब डीबीएमएस हमें बेशक क्लियर ना हो कि हमने एग्जैक्टली डीबीएमएस कौन सा यूज़ करना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वो अंडरलाइंग जो मॉडल है, डाटा मॉडल है, जो कि रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल की हम बात जैसे करें तो वो कौन सा यूज़ करेंगे, आया कि हम जो है वो रिलेशनल मॉडल यूज़ करेंगे या नेटवर्क मॉडल यूज़ करेंगे या हायरार्किकल मॉडल यूज़ करेंगे। तो स्टिल मतलब आपको इसमें अभी कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत इस हवाले से नहीं होगी कि आपकी कोई ये नहीं है कि आप मसलन रिलेशनल डाटा मॉडल ही अगर आप चूज़ कर लेते हो तो देर आर मेनी डीबीएमएसेस जो कि जो है वो इस रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस करते हैं। इसी तरह मतलब यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दी मॉडल के जी आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, आया कि रिलेशनल यूज़ करना है या नेटवर्क यूज करना है या हायरार्किकल, एंड देन फिर अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर आपके जहन में शायद ये भी हो कि जी हाँ रिलेशनल मॉडल में हमारे पास ये 2-3 जो है डीबीएमएस अच्छे हैं तो हम इनमें से ही कोई फिर एक यूज करेंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि जब आप लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन जो है जब उसकी बात करते हैं तो देन यू हैव टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल एज वेल कि जी आपने उसको किस
अंडरलाइंग मॉडल पे जो है वो कन्वर्ट करना है। अब चूंकि हमारा जो फोकस है इस कोर्स का वो सारा का सारा जो है वो रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर है, तो इसलिए हम जो अंडरलाइंग जो मॉडल यूज करेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए वो हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल है। एंड कीप इन माइंड दिस इज चैप्टर नंबर 16। तो आज हम जो है वो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन अगेन अब जब हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन की बात करेंगे और कुछ हम स्टेप्स जब करेंगे तो फिर मे भी हमें कुछ और टॉपिक्स के लिए अगेन जंप करना पड़े कुछ और चैप्टर्स के ऊपर, तो आपने प्लीज इस चीज को ट्रैक करना है। जो लॉजिकल डाटा मॉडल है, कीप इन माइंड कि जी नाउ अब जो है ना इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, कि जी लॉजिकल डाटा मॉडल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल इन द सेंस कि जी जब हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की बात की थी तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, हमें कुछ भी पता नहीं था, तो हमने यूजर्स के साथ इंटरव्यूज किए, हमने डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिन की, हमने कोई और मेथड्स जो है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यूज़ की और मुख्तलिफ वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, और उसके बाद हम जो है ईआर मॉडलिंग यूज़ की, हमने एनहांस्ड ईआर मॉडलिंग यूज़ की, और बाकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग के हवाले से वो यूज़ करके अब हम एक फाइनल जो है वो कंसेप्चुअल मॉडल हमारा रेडी है। लेकिन जो लॉजिकल डाटा मॉडल है उसकी अब ये बात है कि अब अपने का काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो है वो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के, क्योंकि आपके पास एक काफ़ी मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो है इनपुट है जिसकी मदद से बड़ी आसानी के साथ अपने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को आप मैप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ लॉजिकल डाटा मॉडल। तो जो लॉजिकल डाटा मॉडल है, कीप इन माइंड कि जी जो what you have to do in this phase कि जी आपने you have to translate the conceptual data model into the logical data model and then to validate this model to check that it is structurally correct and able to support the required transactions। अगेन मतलब आपने हमेशा पिछले स्टेप में भी आपने ऐसे किया कि आपने तमाम यूजर रिक्वायरमेंट्स को इन फॉर्म ऑफ ईआर मॉडल रिप्रेजेंट किया और फिर आपने उस ईआर मॉडल को वेरीफाई किया कि आया कि वो तमाम जो यूजर्स की ट्रांजैक्शंस होंगी जिस पर्पस के लिए वो बनवा रहे हैं वो फिर बेसिकली वो उसको सपोर्ट भी करता है या नहीं। तो एग्जैक्टली अब इसी कंसेप्चुअल मॉडल को जब आप कन्वर्ट करेंगे लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर, तो देन अगेन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू नीड टू वेरीफाई कि इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट जो रूल्स हैं दैट आर सेट बाय दैट पर्टिकुलर मॉडल, जो कि हमारा इस केस में रिलेशनल डाटा मॉडल है। तो आया कि वो उन रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लस जितनी भी यूजर ट्रांजैक्शंस हैं पॉसिबल वो उनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आपका ये चीज़ें कर रहा है तो इट मीन्स के फिर लॉजिकल अगर आपका डेटाबेस डिज़ाइन या डाटा मॉडल सही है तो इट मीन्स देन यू आर डन ऑलमोस्ट। ठीक है जी, फिर आप क्या कर सकोगे, आप उसको पर्टिकुलर कोई डीबीएमएस की कमांड यूज़ करते हुए वो जो डीडीएल में हमने पढ़ी थी और फिर कोई डीएमएल की कमांड यूज़ करते हुए आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो फिर आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। If we talk about the activities that are involved in building the logical data model, there are number of activities. अगर हम उन एक्टिविटीज़ की बात करें, like the first activity is derive relations for logical data model। जैसा कि आपको पता है कि जो relational data model है उसके जो constructs हैं या जो उसके building blocks हैं उनमें क्या है कि relation की फॉर्म में, tables की फॉर्म में सारा डाटा होता है। तो आपने क्या करना है कि आप अपने उस conceptual data model की मदद से आपने क्या करना है, रिलेशंस बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, और फिर वही टेबल्स में वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, वो उन्हीं एट्रीब्यूट से आएंगे जो कि आपने ईआर मॉडल या उसकी मदद से आपने आइडेंटिफाई किए थे। उन्हीं की जो प्राइमरी कीज होंगी ईआर मॉडल के अंदर जो थी वही आपकी एक्ट करेंगी एज अ प्राइमरी की। फिर इस रिलेशनशिप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे कि वो हम फॉरेन कीज की मदद से जो है रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर जो है वो हम रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ईआर मॉडलिंग में तो वो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट होते थे रिलेशनशिप, लेकिन जो रिलेशनल डाटा मॉडल है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल के अंदर वो डुप्लीकेट करते हैं खुद से, तो वो जो है वो उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और वो एक्ट करता है एज अ फॉरेन की। दूसरा जो स्टेप है दैट इज वैलिडेट रिलेशंस यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम जो है अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसी तरह वैलिडेट रिलेशंस अगेंस्ट यूजर ट्रांजैक्शंस,
check integrity constraints, review logical data model with user, merge logical data models into global model जो कि एक ऑप्शनल आपके पास है, और फाइनली यू हैव टू गो फॉर के जी चेक फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, यू हैव टू लुक के जी आपका जो लॉजिकल डाटा मॉडल है, अगर कोई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कोई चेंज आते हैं जो कि फ्यूचर में पॉसिबल होते हैं, तो उनको ये सपोर्ट करेगा, अकोमोडेट करेगा या नहीं। तो हम इन सारी एक्टिविटीज़ को बहुत डिटेल से देखेंगे आज के लेक्चर में। जो पहली एक्टिविटी है कि पहला काम यही है कि यू आर डन विद योर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, आपके पास एक ईआर डायग्राम प्लस वो जो डाटा डिक्शनरी के अंदर वो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरह एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स की इंफॉर्मेशन, एंटिटीज की इंफॉर्मेशन, प्राइमरी की, कैंडिडेट कीज, ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, आपने सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। बट फ्रॉम दोज ईआर मॉडल जो भी आपने बनाए हैं मुख्तलिफ, उनके मदद से अब आप क्या करोगे कि आप उसको कन्वर्ट करोगे, मैप करोगे इनटू अ रिलेशनल डाटा मॉडल। और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रिलेशनल डाटा मॉडल में जो चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस और टेबल्स, और हमने बड़ी डिटेल से रिलेशनल मॉडल को अपने कुछ पहले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया था। तो कीप इन माइंड कि टू क्रिएट रिलेशंस फॉर लॉजिकल डाटा मॉडल्स to represent the entities, relationships and attributes that have been identified. तो this is the objective of this activity, या इस basically step का मकसद यही है। and you use a database definition language, और हम देखेंगे कि ये किस तरह होती है लैंग्वेज कि इसमें आप पहले रिलेशन का नाम लिखते हो, टेबल का नाम लिखते हो, और अब आप ये जहन में रख लें कि मैं दो जो टर्म्स हैं वो बाज़ अल्टरनेटिवली यूज़ करूँगा, रिलेशन या टेबल जो है वो एक ही, उसको मैं मतलब अल्टरनेटिवली यूज़ करूँगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये दोनों एक ही टर्म्स है। रिलेशन जब आपको पता है हमने कहा था कि रिलेशनल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं, और टेबल जो है वो हम नॉर्मल जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो हम उसको टेबल कहते हैं। तो कीप इन माइंड के जी आप टेबल का नाम पहले लिखते हैं एंड देन इट इज फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट्स, और फिर इसी तरह हम प्राइमरी की या कोई अल्टरनेट की या जो फॉरेन कीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और वी डिसाइड के हाउ द रिलेशनशिप्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल डाटा मॉडल के वी नीड टू डिसाइड के वेयर वी नीड टू प्लेस द फॉरेन की, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। और हम देखेंगे कि जो हमारी फॉरेन कीज होती हैं नॉर्मली वो आपके चाइल्ड रिलेशनशिप में होती हैं। जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, जो हम आगे इसको ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे कि जी आपका जो पेरेंट का होता है उसकी जो प्राइमरी की है दैट इज डुप्लीकेटेड इन द चाइल्ड रिलेशन एंड देन दैट प्राइमरी की एक्ट्स एज अ फॉरेन की। लेकिन हम इसको आगे एग्जाम्पल से जो है वो करके देखेंगे कि किस तरह जो है ये फॉरेन कीज की प्लेसमेंट की जाती है टू represent the relationships that were identified in the conceptual data model. अब keep in mind कि जी जो relations हैं that could be derived from certain constructs or structures that are involved in the ER model। तो मतलब ER model के अंदर जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, चाहे वो एंटिटीज़ थी स्ट्रॉन्ग या वीक की फॉर्म में, या जो रिलेशनशिप्स थे, और मतलब जो रिलेशनशिप से एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स थे, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स थे, तो मतलब वो सारे जो है देयर आर सर्टेन रूल्स के जी किस तरह जो है हम एक कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को मैप करेंगे इनटू अ लॉजिकल डाटा मॉडल। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मसलन जो एज कंपेयर टू कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, मतलब ये जो लॉजिकल डाटाबेस मॉडलिंग है ये बहुत आसान है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो then it will be very easy to convert from a conceptual data model into a logical database model। तो मसलन जो हम टेबल्स बना सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं, वो हम इन कंस्ट्रक्ट्स की मदद से बना सकते हैं। मसलन जी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स आपने आइडेंटिफाई करनी है, हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप के लिए एक जो है वो टेबल बनेगा, वीक एंटिटी टाइप्स के लिए टेबल बनेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि फिर स्ट्रॉन्ग की तो प्राइमरी की अपनी होगी, वीक की कैसे आएगी। इसी तरह वन टू मैनी बाइनरी रिलेशनशिप्स की हम बात करेंगे, उनके सूरत में फिर कैसे रिलेशंस बनते हैं, प्राइमरी की किधर आती है, फॉरेन की किधर जाती है, वन टू वन बाइनरी रिलेशनशिप के हवाले से हमारी कुछ रूल्स हैं, हमें उनको फॉलो करना है। वन टू वन रिलेशनशिप्स की सूरत में क्या होता है, सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप टाइप्स किस तरह उसमें फिर हम रिलेशंस बनते हैं, प्राइमरी कीज बनती हैं, फॉरेन कीज बनती हैं। मैनी टू मैनी बाइनरी रिलेशनशिप्स के केस में क्या होता है,
कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टाइप्स में क्या होता है और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की सूरत में क्या होता है। तो देयर आर डिफाइंड रूल्स। अगर आप इन रूल्स को गौर से समझ लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको होपफुली कोई मसला दरपेश नहीं होगा इस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को कन्वर्ट करने में लॉजिकल डेटाबेस मॉडल के अंदर। तो पहली जो हमारी चीज़ है कि हम जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होंगी, हमारी जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए जो है वो एक टेबल हमने बना लेना है और जितने उसके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर हमने शामिल कर लेने हैं। और अगर आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं तो उसके लिए दो आपके डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए एक अलग टेबल भी बना सकते हो और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं उनके जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप बजाय फिर उसी टेबल के अंदर, मतलब दूसरी अप्रोच ये है कि आप उसके लिए फिर जो है वो जो सिंपल एट्रीब्यूट्स उसके बनते हैं, मसलन जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट की एग्जांपल क्या है, एड्रेस है। एड्रेस कुड बी decomposed into further सब कंपोनेंट्स, जैसे हम कह सकते हैं जी स्ट्रीट एड्रेस, सिटी उसका जिप कोड। तो बजाय ये कि एड्रेस एज अ कंपोजिट, क्योंकि देखें आपको पता है कि जो हमारा रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या थी कि हर रिलेशन की रो और इंटरसेक्शन पे एक एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें हमारा जो एट्रीब्यूट है, ये जो एड्रेस है, दैट कुड कंटेन मेनी, मतलब इसके अंदर बहुत सारे फर्दर सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड्स कि जी अगर तो हमने इसको एज अ सिंगल एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप स्ट्रीट अलहदा से उसको मैनिपुलेट करना चाहें, जिप कोड को अलहदा से करना चाहें, सिटी को अलहदा से करना चाहें, तो देन देयर आर टू ऑप्शंस कि आप ये कर सकते हैं कि आप एड्रेस का एक अलग से टेबल बना लें और जो आपका जो मेन एंटिटी है उसकी जो प्राइमरी की है उसको उसमें शामिल कर लें और वो भी उसकी प्राइमरी की के तौर पे काम करेगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं, जो सिंपल एट्रीब्यूट्स उस कंपोजिट एट्रीब्यूट के बन सकते हैं, उसको आप उसी ओरिजिनल टेबल में शामिल कर लें। मिसाल के तौर पे जैसे आप देखें तो जो स्टाफ की हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वही नाम हमने रख लिया। अब ये नाम वही भी हो सकता है जो हमने यार मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किया और चेंज भी हो सकता है, तो हमने उसी नाम को यूज किया और आगे उसके तमाम एट्रीब्यूट्स लिख दिए। और सिंपल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, आपके कंपोजिट नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपने कंपोजिट रखना है तो फिर आप उसको अलग टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर इसी में रखने हैं तो फिर आप उनको वो डिवाइड जो सब कंपोनेंट्स में कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट हो गया, आप सिटी हो गया और उसका जिप कोड हो गया, और नीचे स्टाफ नंबर आपने आइडेंटिफाई कर दिया उसके लिए। तो ये उस जो है टेबल के लिए प्राइमरी की है। और मतलब इसमें अब कोई ऐसा नया काम आप उस तरह नहीं कर रहे, आपको पता है जी स्टाफ की एक एंटिटी ऑलरेडी ईआर मॉडल के अंदर थी, ये सारे एट्रीब्यूट्स उससे एसोसिएटेड थे और उसके अंदर आपने प्राइमरी कीज भी आइडेंटिफाई की हुई थी। तो आपने जस्ट इसको अब रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है, वो रिलेशनल मॉडल के अंदर है, और यू हैव यूज्ड डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज एंड यू हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे, और वो उससे स्पेसिफिक है जो कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के हवाले से है। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है जी कि जितनी आपके ईआर मॉडल के अंदर वीक एंटिटीज होंगी उनके लिए भी आपने रिलेशन जो है वो आपने बनाना है, एक टेबल बनाना है, एंड यू हैव टू इंक्लूड ऑल दी attributes that are associated with that weak entity, और keep in mind you should always include the simple attributes। अगर कोई composite attributes हैं तो then वही जो दो different approaches हैं आप उनको use कर सकते हो। अब keep in mind कि जो weak entity है उसका सबसे बड़ा issue यही था कि उसकी अपना कोई ऐसा attribute नहीं होता जिसकी मदद से जो है वो uniquely identify कर सके अपने हर एक tuple को या row को। तो कहने का मकसद है उसकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती। तो जो आपकी वीक एंटिटी है उसकी प्राइमरी की डेफिनेटली उसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ जो प्राइमरी की है उसी से बनेगी जिसके साथ उसकी एसोसिएशन है, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है। तो अगर हम देखें अपनी पुरानी एग्जांपल में तो जो प्रेफरेंस के हमारा वीक एंटिटी थी उसका एसोसिएशन था क्लाइंट के साथ। तो अनटिल अनलेस उस वीक एंटिटी की तमाम जो उसकी एसोसिएटेड एंटिटी टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स, जब तक वो रिलेशनशिप कंप्लीटली वो जो है रिप्रेजेंट नहीं हो जाते उनको जो है वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने जस्ट वो जो उसके अंदर
एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे प्रेफरेंस टाइप है, मैक्सिमम रेंट है, वो शामिल कर दिया। लेकिन प्राइमरी की हमने कहा जी वी आर नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि अभी हमें तमाम जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में शायद थोड़ी सी अभी हमने देखना है कि वो सारे मुख्तलिफ बाकी एंटिटीज़ के साथ भी उसका कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो जब फाइनली वो सारी मैपिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद हम जो भी उनके साथ एसोसिएटेड एंटिटी होती हैं उनकी प्राइमरी कीज़ की मदद से हम जो है वो उसकी प्राइमरी की वीक एंटिटी की बना देते हैं। जो हमारे वन टू मेनी बाइनरी रिलेशनशिप में आपको याद होगा कि पहली बात है बाइनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, डिग्री जिसकी बाइनरी है, डिग्री से मुराद कि जिसमें दो एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, और जो रिलेशनशिप की टाइप है दैट इज वन टू मेनी। तो जो वन टू मेनी रिलेशनशिप है इसमें हमेशा आपने ये जहन में रखना है कि जो वन साइड वाला रिलेशन होगा, पहली बात है कि जो दोनों एंटिटीज हैं उनका एक एक टेबल बनेगा, लेकिन जो वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप जो है दैट इज डेजिग्नेटेड एज द पेरेंट एंटिटी एंड द एंटिटी ऑन द मेनी साइड इज डेजिग्नेटेड एज द चाइल्ड एंटिटी। और कीप इन माइंड के जो पेरेंट का प्राइमरी की होती है वो जो है डुप्लीकेट की जाती है चाइल्ड के अंदर, एंड देन दैट एट्रीब्यूट इज बेसिकली एक्ट्स एज अ फॉरेन की। तो व्हाट यू हैव टू डू के you need to represent this one to many relationship, लेकिन इसको आपने अब रिलेशनल डाटा मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ईआर मॉडल, या जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है उससे डिफरेंट है, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में हम हमारे रिलेशनशिप्स उस तरह नहीं रिप्रेजेंट हो सकते। तो अब आपने क्या करना है कि व्हाट यू हैव टू डू कि आपने वन टू मेनी के जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि पोस्ट अ कॉपी ऑफ द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट एंटिटी इनटू द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द चाइल्ड एंटिटी, और ये फिर जो है ये एक्ट करेगा एज अ फॉरेन की। और अब आपने एक और चीज ये भी जहन में रखनी है कि ये जो नाम है एट्रीब्यूट्स के ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट भी है तो कीप इन माइंड कि दे बोथ एट्रीब्यूट्स शुड बी डिफाइंड ऑन दी सेम डोमेन, कि उनकी डोमेन जो है जिस पे वो डिफाइंड है वो एक ही होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स वो एक ही होने चाहिए। कीप इन माइंड कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका रिलेशनशिप है वन टू मेनी का, उसके अपने उस रिलेशनशिप से भी एसोसिएटेड कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो इस सूरत के अंदर अगर आपके कोई एट्रीब्यूट्स हैं जो उस वन टू मेनी रिलेशनशिप के साथ एसोसिएटेड है, तो जो भी वो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी अगेन किस में जाएंगे, वो आपकी चाइल्ड एंटिटी के अंदर जाएंगे। तो मसलन देखें, फर्ज करें अगर हमारा जो रिलेशनशिप होता, जैसे हम कहते हैं जी कि जो हमारा रजिस्टर का है, स्टाफ रजिस्टर्स द क्लाइंट, ठीक है, तो एक स्टाफ जो है दैट कैन रजिस्टर मेनी क्लाइंट्स, राइट। तो अब जो आप इसमें स्टाफ जो है दैट इज द पेरेंट एंटिटी, और जो आपका क्लाइंट है दैट इज द चाइल्ड एंटिटी। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ है वो वन वाली साइड पे है और जो आपकी क्लाइंट है वो मेनी वाली साइड पे है। तो जो मेनी है वो आपकी चाइल्ड एंटिटी है। तो जो चाइल्ड एंटिटी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पेरेंट एंटिटी है उसके प्राइमरी की, तो पेरेंट एंटिटी की प्राइमरी की स्टाफ नंबर है, स्टाफ नंबर को हम डुप्लीकेट करते हैं क्लाइंट के अंदर और दैट एक्ट्स एज अ फॉरेन की। इसी तरह फर्ज करें कि जी वी वर सपोज टू आल्सो कैप्चर के जी किस दिन को वो रजिस्टर हुआ, मतलब हम डेट रजिस्टर जो है वो भी ट्रैक करना चाह रहे हैं, दैट वी आर नॉट श्योर कि जी ये हमने उसको रिलेशनशिप से एसोसिएट कर दिया उस एट्रीब्यूट को। तो अब अगेन इस सिचुएशन में जो एट्रीब्यूट्स भी होंगे वो भी किस साइड पे आएंगे, वो आपकी जो चाइल्ड एंटिटी है आफ्टर दी फॉरेन की, उसके बाद जो है वो वहां पे आएंगे। इसकी एग्जाम्पल जो है आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि जी मसलन आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप था बिटवीन द स्टाफ एंड द क्लाइंट, और हम कह रहे थे कि जी जो स्टाफ है दैट कैन रजिस्टर मेनी क्लाइंट्स, और एक जो क्लाइंट है दैट विल ऑलवेज बी रजिस्टर्ड बाय वन स्टाफ मेंबर। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो स्टाफ के हमने सारे एंटिटी के लिए जो है वो टेबल बना दिया, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए और उसकी प्राइमरी की डिफाइन कर दी। इसी तरह हमने जो क्लाइंट है उसके लिए भी सारे जो है हमने
चीज़ें डिफाइन कर ली, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए, एक टेबल बना लिया, उसकी अपनी प्राइमरी की बता दी, क्लाइंट नंबर है। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर जो स्टाफ नंबर है जो कि प्राइमरी की है पेरेंट एंटिटी की, इन दिस केस स्टाफ की, वो हमने इसके अंदर डुप्लीकेट कर दी और उसको हमने डिफाइन कर दिया कि इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की। और फॉरेन की आप डिफाइन करने का तरीका आप देख रहे हैं, फॉरेन की स्टाफ नंबर रेफरेंसेस स्टाफ और ब्रैकेट में हमने स्टाफ नंबर लिख दिया। तो ये आपको आई होप कि चूंकि हम डीडीएल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको कोई उस तरह के इसमें इश्यूज नहीं होने चाहिए। इसमें एक और चीज आप देख सकते हैं कि इस डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमने अल्टरनेट की भी जो है वो डिफाइन की हुई है, जो कि टेलीफोन नंबर है इन क्लाइंट एंटिटी। इसी तरह जो आपके 1-to-1 बाइनरी रिलेशनशिप है, कीप इन माइंड के जी creating relations to represent a one-to-one relationship is more complex as compared to a one-to-many relationship। उसकी वजह यह है कि one-to-many के केस में हमें बड़ा क्लियर हो जाता है कि जी कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है, और हम बता देते हैं जी जो पेरेंट की प्राइमरी की है उसको आप डुप्लीकेट कर दो जो चाइल्ड की जो एंटिटी है उसके अंदर, उस टेबल के अंदर, तो अब उसमें तो आसानी हो जाती है। लेकिन जो आपका 1-to-1 का रिलेशनशिप है इसमें ऐसा नहीं होता, तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जी कौन सी पेरेंट है और कौन सी चाइल्ड है, देन यू हैव टू रिपीट दी सेम प्रोसेस। तो इसके लिए फिर आपको जो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए व्हाट यू कैन डू कि यू लुक फॉर द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, कि जी आप जो है ना उन पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हो एंड यू कैन बेसिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बाय कंबाइनिंग द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इनटू वन रिलेशन और बाय क्रिएटिंग टू रिलेशंस। इट डिपेंड्स कि जी किस किस्म की पार्टिसिपेशन है, एंड देन अगर वो एक ही रिलेशन जो है वो होगा तो वो किस तरह, फिर उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। अगर दो होंगे तो फिर किसके अंदर कौन सी वाली किसकी प्राइमरी की जो है वो जाएगी एज अ फॉरेन की। तो अब इस चीज का जो अंदाजा है वो 3 सब कंडीशंस के ऊपर हम लगा सकते हैं। पहली बात है कि वी हैव टू लुक फॉर द मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। अगर मतलब देयर कुड बी मल्टीपल सिनेरियोज, मतलब ये सेट रूल्स है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मसलन कोई दो एंटिटीज हैं उनके दरमियान 1-to-1 रिलेशनशिप है एंड सपोज कि देयर इज अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द 1-to-1 रिलेशनशिप। और आपको पता है पार्टिसिपेशन क्या था, जो मिनिमम आपकी कार्डिनलिटी होती है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी पार्टिसिपेशन कहलाती है। और पार्टिसिपेशन आपको पता है कि वो ऑप्शनल भी हो सकती है और मैंडेटरी भी हो सकती है। जहां पे 0 होता था वो ऑप्शनल होती थी और जहां पे 1 होता था वो मैंडेटरी होती थी। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन वन साइड है तो फिर हम क्या करें, और हम देखेंगे कि अगर ऑप्शनल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स है तो फिर क्या करें। तो मतलब ये 3 डिफरेंट फिर इसके आगे सब सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि अगर उनके लिए फिर क्या रूल्स हैं। इफ देयर इज अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप, फिर हम क्या करेंगे कि हम उन दोनों एंटिटीज को मिला के एक ही टेबल बना लेंगे और जो उन दोनों में से जो बेस्ट है प्राइमरी की, उनकी जो है वो प्राइमरी की ले लेंगे। और अगर कोई दूसरे की भी प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है तो उसको हम एज अ अल्टरनेट की ले लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो क्लाइंट और प्रेफरेंस का रिलेशनशिप है, ठीक है, ये 1-to-1 की एग्जांपल है कि क्लाइंट हैव अ प्रेफरेंस या स्टेट्स अ प्रेफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो इसमें दोनों की जो, अगर हम कहते हैं जी कि इनके दोनों की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, कि हर क्लाइंट के लिए अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हर क्लाइंट के लिए मैंडेटरी है कि वो कोई ना कोई प्रेफरेंस दे और हर प्रेफरेंस विल बी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लाइंट। तो अगर ये हमारी अजम्पशन है और ये हमारा सिनेरियो है तो इट मींस देयर इज अ 1-to-1 पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप और उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है दैट इज मैंडेटरी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द 1-to-1 रिलेशनशिप। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एक ही रिलेशन इन दोनों को मिला के बना लेंगे और दोनों के एट्रीब्यूट्स एक में ही रख लेंगे और जो उनकी प्राइमरी की जो उसकी है, मसलन जैसे देखें कि क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, तमाम इंफॉर्मेशन वो भी आ गई और जो प्रेफरेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, प्रेफरेंस टाइप और मैक्सिमम रेंट, वो भी हमने इसमें रख लिया। अब जो प्राइमरी की है वो स्टिल क्लाइंट नंबर है, ठीक है, लेकिन फॉरेन की जो है वो स्टाफ नंबर है जो कि हमने क्लाइंट में ऑलरेडी ऐड की हुई थी। अब कीप इन माइंड कि इस किस्म की सिचुएशन में अब हमारा ये भी हो सकते हैं कि जी हमारा जो कोई अगर रिलेशन के एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, दैट आर ओनली एसोसिएटेड विद द रिलेशन, जैसे हम कहें जी कि उस डेट हम रिकॉर्ड करना चाहें कि किस डेट को उसने वो प्रेफरेंस जो है वो दी थी, तो वो भी फिर हम क्या करेंगे, वो उसी
टेबल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, मसलन वो डेट स्टेटेड भी इसी टेबल के अंदर हम रख लेंगे। तो मतलब ये एक पहली सिचुएशन है कि अगर हमारा 1-to-1 बाइनरी रिलेशनशिप है और उसके अंदर हमें नहीं क्लियर हो रहा कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पार्टिसिपेशन क्या है। तो दोनों साइड पे अगर मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है तो वी विल मर्ज दोज रिलेशंस और उन दोनों की मदद से एक रिलेशन बना लेंगे और जो उसकी प्राइमरी की है वही उसकी प्राइमरी की होगी, और अगर कोई रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी उसी के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। On the other hand, if there is a mandatory participation on one side of the relationship, तो keep in mind कि you have to identify the parent and child entities। ठीक है जी, पार्टिसिपेशन की मदद से entity with the optional participation in the relationship is designated as the parent। जो फिर जो entity 1-to-1 relationship के अंदर जो as a optional जिसकी participation है, जिसकी zero वो है, और entity with the mandatory participation will be designated as child entity। और अब आपको clear हो गया कि जो parent की फिर primary की है that is basically duplicated in the चाइल्ड रिलेशनशिप रिलेशन या एंटिटी के अंदर, और वो एक्ट करती है एज अ फॉरेन की। तो हम क्या करेंगे, मसलन फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि जी अजम्पशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट की कोई प्रेफरेंस हो। तो जो क्लाइंट है हमारा वो बेसिकली ऑप्शनल है उसकी पार्टिसिपेशन इस रिलेशनशिप के अंदर के जी क्लाइंट स्टेट्स प्रेफरेंस। तो मतलब क्लाइंट हम कहते हैं जी कि अगर इस किस्म की कोई आपकी कंपल्शन नहीं है कि हर क्लाइंट के लिए प्रेफरेंस जो है वो उसका रिकॉर्ड करवाना मस्ट नहीं है, तो इट मीन्स कि जो क्लाइंट की पार्टिसिपेशन है दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो फिर अब इस सूरत में क्या होगा, जो क्लाइंट होगा दैट विल बी एक्टिंग एज अ पेरेंट, और जो आपका मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है मींस के प्रेफरेंस है तो दैट विल बी, अगर कोई प्रेफरेंस है तो दैट विल बी ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लाइंट। तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि उसको एज अ चाइल्ड हम ट्रीट करेंगे, और आपको पता है कि पेरेंट और चाइल्ड के केस में क्या होता है कि जो पेरेंट की प्राइमरी की है दैट इज डुप्लीकेटेड इन दी चाइल्ड एंड दैट एक्ट्स एज अ फॉरेन की। तो इसमें ये जो क्लाइंट नंबर है इट विल एक्ट बोथ एज फॉरेन की भी और एज अ प्राइमरी की फॉर दी प्रेफरेंस रिलेशनशिप। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है आपकी वो सिचुएशन क्या है और फिर आप उसमें देखेंगे। जो तीसरी इसमें ऑप्शन थी दैट इज ऑप्शनल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वन एंड वन रिलेशनशिप। अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो फिर और ज़्यादा ये चीज़ क्रिटिकल है कि आपको क्लियर नहीं होगा कि दोनों तरफ ऑप्शनल है। अब आप जो ऑप्शनल था उसको तो आप पेरेंट बना रहे थे पिछले केस में, लेकिन अब दोनों तरफ ऑप्शनल है तो अब फिर डिसीजन मुश्किल हो गया, टाई पड़ गई कि अब हम किसको पेरेंट बनाएं और किसको चाइल्ड बनाएं। तो इस सूरत में जो है, इस सूरत में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देखना पड़ेगा कि जिसकी मदद से मे बी वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा आपका पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है। लेकिन मतलब अगर आप एज्यूम करें कि जी जो आपका स्टाफ यूजेस कार का जो आपका रिलेशनशिप है, तो इस सूरत में हम देखते हैं कि जी हम देखते हैं कि जो दो कार की एंटिटी है दैट इज बेसिकली ऑप्शनल है, लेकिन बेसिकली जो है इट इज क्लोजर टू द मैंडेटरी देन द स्टाफ एंटिटी के कार होगी। और जो है हम ये एज्यूम करते हैं कि जी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द कार्स बट नॉट ऑफ द ऑल आर यूज्ड बाय द स्टाफ एंड ओनली अ मिनॉरिटी ऑफ द स्टाफ यूजेस कार्स। तो मतलब इस सूरत में हम ये देखते हैं कि कार जो है वो आपकी मैंडेटरी है और जो स्टाफ है उसके लिए ऑप्शनल है कि वो कार को यूज करें या ना करें। मींस के स्टाफ में से वही लोग कार को यूज करेंगे जो सेल्स से रेलेवेंट होंगे। तो हम इस सूरत में क्या कर सकते हैं कि जो स्टाफ जो कि हमारी ऑप्शनल एंटिटी है उसको जिसकी पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है इस रिलेशनशिप के अंदर, तो हम उसको एज अ पेरेंट एंटिटी ले सकते हैं और जो कार है उसको हम एज अ चाइल्ड एंटिटी ले सकते हैं। तो जब पेरेंट और चाइल्ड का कंफर्म हो गया तो देन यू नो कि जो पेरेंट की प्राइमरी की है उसको डुप्लीकेट कर दें आप जो है वो चाइल्ड के अंदर टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। इसी तरह जी 1-to-1 के जो रिकर्सिव रिलेशनशिप हैं जो कि एक ही एंटिटी के दरमियान हो सकते हैं, आपने उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है रिलेशनल मॉडल के अंदर। तो कीप इन माइंड कि जी आपका जो 1-to-1 के रूल्स वही वाले हैं जो हम पिछले बाइनरी के लिए जो है वो डिफाइन करके आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर देयर इज अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन द बोथ साइड्स रिप्रेजेंट द रिकर्सिव रिलेशनशिप एज अ सिंगल रिलेशन with two copies of the
प्राइमरी की, और दोनों की फिर एक एक जो है वो कॉपी इंक्लूड होगी। इफ देयर इज अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन ओनली वन साइड एंड ऑप्शन जो है वो एक तरफ ऑप्शनल है, तो देन क्रिएट अ सिंगल रिलेशन विद 2 कॉपीज ऑफ द प्राइमरी की, or to create a new relation to represent the relationship, and the new relation would have 2 attributes, both the copies of the प्राइमरी की। अब कीप इन माइंड कि जब एक ही रिलेशन है और उसके अंदर प्राइमरी की एक ही होगी और उसको आपने डुप्लीकेट करना है इन सम केसेस एज टू एक्ट एज अ फॉरेन की। जैसे मसलन देखें कि हम कहते हैं जी कि सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर्स का जो हमारा स्टाफ के साथ है वो जो रिकर्सिव रिलेशनशिप है, तो अब देखें जो जिन लोगों का सुपरवाइजर कोई होगा तो उनके अगेंस्ट वही स्टाफ नंबर आएगा, तो इट इज मैंडेटरी कि वी नीड टू बेसिकली रीनेम दैट एट्रीब्यूट। वो उस प्राइमरी की को हमें इधर रीनेम मस्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक ही रिलेशन के अंदर, एक ही टेबल के अंदर 2 एट्रीब्यूट जो है वो एक नाम के साथ नहीं हो सकते। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जब आपका रिकर्सिव रिलेशनशिप है तो आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जब आपने चाहे एक ही टेबल के अंदर उसको जो है वो डुप्लीकेट करना है या मल्टीपल टेबल्स में भी करना है, तो देन स्टिल दोनों सूरतों में जो है वो आपका जो एट्रीब्यूट है प्राइमरी की वाला उसको रीनेम आपको करना पड़ेगा। और जो अगर 2 रिलेशंस बनाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो दूसरा रिलेशन है उसमें 2 ही टोटली एट्रीब्यूट आएंगे और वो वही 2 एट्रीब्यूट होंगे जो दोनों की प्राइमरी की होंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं तो वो आ सकते हैं। अब इफ देयर इज ऑप्शनल पार्टिसिपेशन ऑन द बोथ साइड्स, तो अगेन क्रिएट अ न्यू रिलेशन एज डिस्क्राइब अबव, कि जी जो हमने जो है वो 2 सूरतों में किया तो हम वही काम जो है वो करेंगे। इसी तरह जो सुपर क्लास और सब क्लास के रिलेशनशिप्स हैं, हम उनको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर। तो कीप इन माइंड कि जी जो सुपर क्लास होती है वो आपकी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, या पेरेंट एंटिटी होती है, और जो सब क्लास होती है दैट इज अ चाइल्ड एंटिटी, ठीक है। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस कि जी हाउ यू कुड represent such relationships, or whether you use one relation or you use more relation. अब keep in mind कि there are certain solutions, ठीक है जी। तो the selection of the most appropriate option is dependent on number of factors such as disjointness एंड पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट, जो कि उनके हवाले से रिलेटेड थे सुपर क्लासेस सब क्लासेस के हवाले से, और जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। तो वी नीड टू लुक फॉर दी मल्टीपल ऑप्शंस, और उनमें से जो हमें जो है वो फिर हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन है उस सुपर क्लास सब क्लास जो है रिलेशनशिप की, फिर उसके मुताबिक और डिसजॉइंट के हवाले से जो कॉन्स्ट्रेंट है या पार्टिसिपेशन का कॉन्स्ट्रेंट है उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। मैं एक आपको टेबल दिखाता हूं, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि इफ देयर इज अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन एंड यू हैव अ नॉन डिसजॉइंट कॉन्स्ट्रेंट, तो देयर विल बी ओनली अ सिंगल रिलेशन सुपर क्लास और सब क्लास का, और विद 1 or more डिस्क्रिमिनेटर्स टू डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ ईच टुपल। तो फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं और उनको आप डिस्क्रिमिनेटर कहेंगे। डिस्क्रिमिनेटर फिर ये बताएगा कि ये सुपर की से बिलोंग करता है या सुपर क्लास से बिलोंग करता है, सॉरी सुपर क्लास से बिलोंग करता है या सुपर जो है सब क्लास से बिलोंग करता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको इस डिस्क्रिमिनेटर की क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि हम उसके आइडेंटिफाई कर सकें कि हर टुपल जो है वो यूनिकली या वो डिफरेंट कैसे है। इसी तरह जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शनल या नॉन डिसजॉइंट की है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि 2 रिलेशंस बनेंगे, 1 रिलेशन फॉर द सुपर क्लास एंड 1 रिलेशन फॉर ऑल सब क्लासेस। तो एक रिलेशन आपका एक सुपर क्लास के लिए बन जाएगा और बाकी जितनी सब क्लासेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिलेशन बनेगा विद 1 or more डिस्क्रिमिनेटर्स टू डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ ईच टुपल। अगेन इसमें डिस्क्रिमिनेटर्स का यूज होगा। तीसरी जो ऑप्शन है दैट इज मैंडेटरी और डिसजॉइंट की, इसमें ज्यादा रिलेशंस बनेंगे और 1 रिलेशन फॉर ईच कंबाइंड सुपर क्लास सब क्लास। तो मतलब इसमें हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू कि ये किस तरह होता है। जो चौथी ऑप्शन है दैट इज ऑप्शनल और डिसजॉइंट का हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन आ सकता है, और इस सूरत में मेनी अगेन रिलेशंस बनेंगे, 1 रिलेशन फॉर अ सुपर क्लास एंड 1 फॉर ईच सब क्लास। तो मतलब अब आपके इसमें जितनी एक सुपर क्लास है तो इसके लिए एक रिलेशन, और जितनी सब क्लासेस है फिर हर एक सब क्लास के लिए एक जो है वो रिलेशन आपका बनेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो जो ओनर वाला हमारा था
अगर हम सुपर क्लास सब क्लास का वो जो रिप्रेजेंटेशन है कि जी एक ओनर है, उसके आगे दो सब क्लासेस हैं, एक आपका प्राइवेट ओनर है और एक आपका जो है ओनर है सिंपल, तो उनको, या बिजनेस ओनर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन के, मसलन जी अगर सपोज अगर मैंडेटरी और नॉन डिसजॉइंट अगर हम जो है हमारी उसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही रिलेशन बनाएंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। लेकिन आप इसके अंदर देखें तो 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हमने शामिल किए हैं जो डिस्क्रिमिनेटर हैं, कि जो ऑन होंगे कोई एक, मसलन हर एक के लिए वो एक चीज़ होगी, या वो बिजनेस ओनर होगा या वो प्राइवेट ओनर फ्लैग या बिजनेस ओनर फ्लैग। तो मसलन कोई एक वैल्यू ट्रू होगी हर एक टुपल के लिए, तो एक बंदा जो बिजनेस ओनर है तो फिर उसके लिए बिजनेस ओनर वाला फ्लैग ऑन होगा, जो प्राइवेट ओनर है वो फ्लैग ऑफ होगा, या मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी, और एक मसलन 1 या कोई भी आप वैल्यू यस और नो यूज कर सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है, ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके हर टुपल को, ठीक है। इसी तरह जो है आपकी इसकी प्राइमरी की ओनर नंबर है, जो दूसरी ऑप्शन है जिसमें ऑप्शनल और नॉन डिसजॉइंट है, कि आपकी पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है लेकिन जो आपका नॉन डिसजॉइंट है, तो उस सूरत में अब क्या होगा कि आपका एक जो टेबल है दैट विल बी फॉर ओनली फॉर द सुपर क्लास, और जो बाकी जितनी सब क्लासेस हैं उनको कंबाइन करके एक टेबल बना दिया गया ओनर डिटेल्स के नाम से, और सारे उसके अंदर रख दिए गए, और उसमें अगेन आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर यूज किए गए, और इसकी भी प्राइमरी की वही होगी ओनर नंबर, और जो ओनर की जो की है जो प्राइमरी की ओनर वाले रिलेशन की, वही इसमें एज अ प्राइमरी की भी काम करेगी और एज अ फॉरेन की भी काम करेगी। जो तीसरी ऑप्शन है उसमें मैंडेटरी और डिसजॉइंट है हमारे पास, तो इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा सुपर क्लासेस और सब क्लासेस को मर्ज करके जो है वो रिलेशंस बनेंगे, डिपेंड्स कि जी कितनी आपकी सब क्लासेस हैं, तो इसमें हमारे एक प्राइवेट ओनर का बन जाएगा, उसका जो प्राइवेट ओनर से डिटेल्स हैं वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी, उसकी प्राइमरी की ओनर नंबर होगी, और इसी तरह बिजनेस ओनर की सारी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी और उसकी प्राइमरी की भी ओनर नंबर होगी। और जो चौथी ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल और डिसजॉइंट की है, जिसमें क्या होता है कि आपकी सुपर क्लास के लिए एक टेबल और हर सब क्लास के लिए फिर एक टेबल, और फिर सुपर क्लास की जो प्राइमरी की है दैट इज इंक्लूडेड इन ईच टेबल, वो फिर एक्ट करती है एज द फॉरेन की और प्राइमरी की एज वेल। आप देख सकते हैं कि ओनर के अंदर हमने ओनर नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर रख लिया जो कि कॉमन एट्रीब्यूट्स है दोनों के। प्राइमरी की ओनर नंबर है, जो प्राइवेट ओनर है उसके अंदर ओनर नंबर विच इज एक्टिंग बोथ एज अ प्राइमरी की और फॉरेन की, फर्स्ट नेम और नेम। इसी तरह जो प्राइमरी की है इसकी ओनर नंबर है, फॉरेन की ओनर नंबर है, और इसी तरह बिजनेस ओनर की जो डिटेल्स हैं वो बिजनेस नेम, बिजनेस टाइप और कॉन्टैक्ट नेम, और अगेन इसकी प्राइमरी की भी ओनर नंबर है और फॉरेन की भी ओनर नंबर है, दैट रेफरेंसेस ओनर रिलेशन और टेबल और उसके ओनर नंबर एट्रीब्यूट के ऊपर। तो दिस इज हाउ बेसिकली कि अगर आपकी सुपर आपने इनहैंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यूज किया है तो आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए फिर आप उसको मैप करते हो, कन्वर्ट करते हो इनटू अ रिलेशनल, जो कि हमारा लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर। जब भी मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप होगा, यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन फॉर रिलेशनशिप। ये आपने याद रखना है कि जब भी दो एंटिटीज के दरमियान मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप है तो यू नीड टू क्रिएट 3 रिलेशंस। एक रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप के लिए, और 2 रिलेशंस जो वो फिर एसोसिएटेड एंटिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए। तो कीप इन माइंड कि जी आपने जो रिलेशनशिप के लिए रिलेशन बनाना है उसके अंदर दोनों जो आपकी एसोसिएटेड एंटिटीज हैं उनकी प्राइमरी की जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, उनको कॉपी कर लिया जाता है, एंड दे कैन एक्ट बोथ एज फॉरेन कीज भी फिर काम करेंगी, प्लस दे आल्सो फॉर्म द प्राइमरी की ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन। तो कीप इन माइंड कि जब भी आपका एक मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप होगा तो आपका जो 3 रिलेशन बनेंगे, एक 2 तो एंटिटीज के लिए जो 2 जिनके दरमियान वो रिलेशनशिप है, और तीसरा जो टेबल बनेगा या रिलेशन बनेगा दैट विल बी फॉर द रिलेशनशिप। और जो उस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो दोनों जो एसोसिएटेड एंटिटीज हैं उनकी प्राइमरी की जो है वो उसमें आ जाएगी, दैट विल बी एक्ट एज अ फॉरेन की, प्लस इट विल आल्सो फॉर्म द प्राइमरी की ऑफ द दैट पर्टिकुलर रिलेशन। तो अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आपको आई होप कि ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मसलन आप देखें क्लाइंट और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है इसके दरमियान एक मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है कि एक क्लाइंट जो है
दैट कुड बी एसोसिएटेड विद मेनी प्रॉपर्टी फॉर रेंट, के मतलब वो जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले सकता है और जो व्यू कर सकता है, ठीक है। व्यू का बेसिकली ये रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो जो एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट है दैट इज व्यूड बाय मेनी क्लाइंट्स, तो ये दोनों तरफ जो है वो मेनी की हमारे जो है वो मल्टीप्लिसिटी है, मेनी टू मेनी है हमारा। तो अब आप देखें कि जो क्लाइंट के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो लिख लिए हमने, प्राइमरी की भी लिख ली, फॉरेन की भी उसमें बता दी, प्रॉपर्टी फॉर रेंट की भी तमाम इंफॉर्मेशन रख ली, उसकी प्राइमरी की भी बता दी। अब जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर आप अपनी ईयर डायग्राम में देखें तो उस रिलेशनशिप से दो एट्रीब्यूट्स भी एसोसिएटेड थे, एक किस डेट को व्यू किया और उसने कमेंट क्या दिया। तो अब ये एट्रीब्यूट्स जो थे ये किसी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, ये किसके साथ थे, रिलेशनशिप के साथ थे। तो जो अब आपका इस रिलेशनशिप के लिए जो एक रिलेशन बनेगा उसका नाम हमने व्यूइंग रख दिया, और इसके अंदर जो दो एट्रीब्यूट्स आए वो दोनों एंटिटीज जो क्लाइंट थी और प्रॉपर्टी फॉर रेंट इनके प्राइमरी कीज आई, विच विल एज अ कम्बिनेशन जो कंपोजिट आपकी प्राइमरी की बनेगी इसकी, और जो बाकी दो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट थे रिलेशनशिप से वो भी इसके अंदर आ गए। तो इसमें आप देखें कि जो प्राइमरी की इसकी बनेगी वो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर मिलके, क्योंकि कोई पर्टिकुलर क्लाइंट किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को व्यू करेगा, तो मतलब किसी एक को भी अगर निकाल दें तो वो फिर बात जो है वो एम्बिग्यूअस हो जाएगी। कि मसलन हम कहें जी ये व्यू किसने किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को व्यू किया। तो मतलब इन दोनों की पार्टिसिपेशन के बगैर जो है ये बात जो है वो कंप्लीट नहीं होंगी, सिमेंटिक्स या उसके मीनिंग क्लियर नहीं होंगे। तो एक तो ये प्राइमरी की भी बनेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगी प्राइमरी की में भी, और इंडिविजुअली ये एज अ फॉरेन की भी काम करेंगी। तो क्लाइंट नंबर रेफरेंसेस क्लाइंट, और जो आपका प्रॉपर्टी नंबर है दैट रेफरेंसेस प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो आई होप कि अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब भी मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप होगा यू विल क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन फॉर द रिलेशनशिप दैट इज बिटवीन टू एंटिटीज। जो आपके कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टाइप्स होते हैं देयर कुड भी जिस तरह मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमेशा आपने ये देखना होता है कि जी अगेन यू हैव टू लुक फॉर अ जो है आपने जो है उसके अंदर पोस्ट अ कॉपी ऑफ द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन द complex relationship into the new relationship to act as a foreign key। के मसलन आपने जो है उनकी इंफॉर्मेशन किस तरह ऐड करनी है कि आपने देखना है कि एनी फॉरेन कीज दैट रिप्रेजेंट अ मेनी रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल वन टू मेनी और जीरो टू मेनी, जनरली विल आल्सो फॉर्म द प्राइमरी की ऑफ दिस न्यू रिलेशनशिप। तो आपका जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जिसमें टर्नरी मतलब तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं या चार हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उस रिलेशनशिप के लिए भी आपने एक जो नया टेबल बनाना है। एंटिटीज़ के लिए तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उस रिलेशनशिप के लिए भी अगेन एक टेबल बनेगा। और अब आपने क्या करना है कि जी जो भी एंटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व थी उस रिलेशनशिप के अंदर, उनकी आप प्राइमरी कीज़ भी उस जो है नए रिलेशन का हिस्सा बनेंगी, और दे विल फॉर्म द प्राइमरी कीज़ भी का हिस्सा बन सकती हैं, प्लस वो दो फॉरेन कीज भी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो वन टू मेनी या जीरो टू मेनी वाला ऑप्शन होता है जिस एंटिटी के साथ, वो जो है दैट विल आल्सो फॉर्म द प्राइमरी की ऑफ दैट कम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो स्टाफ, ब्रांच और क्लाइंट के दरमियान जो कि रजिस्टर्स का रिलेशनशिप था कि एक क्लाइंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे जाके और उसको एक पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर जो है वो रजिस्टर करता है, तो इस के जो रिलेशनशिप के नतीजे में एक रिलेशन नया बना उसको हमने रजिस्ट्रेशन कह दिया। और कीप इन माइंड कि आपने इन तमाम की एक एक जो प्राइमरी की है वो आपने इसमें शामिल कर दी, प्लस कोई एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं उस रिलेशनशिप से एसोसिएटेड वो भी आपने शामिल कर लिए। लेकिन जो आपका प्राइमरी की होगी इस रिलेशन की, वो कौन सी होगी, जो जीरो टू मेनी या वन टू मेनी एंटिटी वाली है उस रिलेशनशिप के अंदर, जिसके साथ वन टू मेनी की कार्डिनलिटी है, जो मल्टीप्लिसिटी है, या जीरो टू मेनी की है, तो वो वाली। और वो आप देखते हैं कि जो क्लाइंट के साथ उसकी जो थी वो जीरो टू मेनी है या वन टू मेनी होगी, तो वो फिर एज अ एक्ट करेगी एज अ प्राइमरी की फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। और जो बाकी फिर वो अगेन वो एज अ इंडिविजुअली एज अ फॉरेन की भी काम करेंगी।
इसी तरह अगर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है आपका, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन बेसिकली मतलब देयर आर टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि आप उन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में फिर रिप्रेजेंट कर दें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए एक अलग से रिलेशन बना लें और फिर क्या करें कि जो आपका जो प्राइमरी की है, जो आपके पेरेंट रिलेशनशिप की, वो फिर आप उसमें उसको डुप्लीकेट कर लें, उसको जो है और रिप्रेजेंट कर दें। तो कीप इन माइंड कि यू हैव टू क्रिएट या न्यू, मतलब जो रिकमेंडेड है कि आप एक अलग से रिलेशन बना लें, लेकिन अगर आप एक में भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चेंज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स, और फिर जितने आपकी वो मल्टीपल हैं वो फिर आप उधर शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतर या रिकमेंडेड ऑप्शन है दैट इज टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप, और जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा, एंड इंक्लूड द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी इन द न्यू रिलेशन टू एक्ट एज अ फॉरेन की। और कीप इन माइंड, अनलेस द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज इटसेल्फ एन अल्टरनेट की ऑफ द एंटिटी, the primary key of the new relation is the combination of the multi-valued attribute and the primary key of the entity। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, अगर वो खुद अल्टरनेट की नहीं है, तो फिर क्या करना है कि जो आपकी जो प्राइमरी की नए रिलेशन की होगी, दैट विल बी ऑलवेज अ कम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट प्लस कोई और जो एट्रीब्यूट होगा, जो प्राइमरी की होगी उसकी, उसके मिला के जो है वो बनेगा। मसलन जैसे आप देखें कि अगर हम टेलीफोन एक ब्रांचेस के हवाले से हम कहें कि एक ब्रांच के अंदर मल्टीपल टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, तो जो टेलीफोन है दैट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के जी फर्ज करें जी एक ब्रांच के एक फोन नंबर नहीं 2-3 हो सकते हैं, तो अब हम इस टेलीफोन की एक अलग एंटिटी बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं इसका, और इसके अंदर जो टेलीफोन नंबर है और वो ब्रांच नंबर है, वो जो है वो दो एट्रीब्यूट आ गए। जो ब्रांच नंबर है दैट इज द प्राइमरी की ऑफ द ब्रांच टेबल, उसको हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन आप देखें कि अब इधर प्राइमरी की क्या बना, टेलीफोन नंबर बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेलीफोन नंबर एक अल्टरनेट की था उधर, तो इसलिए जो है अदर अगर ये ना होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता कि फिर हमें कोई जो है उसकी प्राइमरी की के साथ मिला के कम्बिनेशन के साथ जो है वो हमें जो है वो कोई प्राइमरी की इस नए टेबल की बनानी पड़ती। तो ब्रांच नंबर जो है वो दैट एक्ट्स एज अ फॉरेन की इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये हमारे अब हम देखते हैं कि इस सारे रूल्स को यूज़ करते हुए, अगर आपने ये सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए, अगर आपने इनको यूज़ किया, तो ये आपके वो रिलेशन हैं जो आप उस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की मदद से जो है वो स्टाफ यूज़र व्यू के लिए जो है वो कन्वर्ट उनको मैप कर सकते हैं इनटू रिलेशनल या लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन के अंदर। तो आपने इसका लॉजिकल डाटा मॉडल बना लिया, तो ये मतलब अब इसको मैं अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि स्टाफ उसके अंदर उसके प्राइमरी की, उसके फॉरेन की और बाकी एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर दिए, एंड सो ऑन। जितने भी पॉसिबल रिलेशंस जो कि हमने उन रूल्स को यूज़ करते हुए बनाए वो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। अब जो भी आपने ये, जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी स्टेप परफॉर्म करते हैं तो देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड ऑलवेज बेसिकली डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी स्टेप, ताकि उसको फिर बाद में यूटिलाइज किया जा सके। अब अगला जो स्टेप इन्वॉल्व है इस लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो वो है कि यू नीड टू वैलिडेट योर रिलेशंस यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन एक अलग से जो है टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है कि आपके रिलेशंस को वेरीफाई करने के, वैलिडेट करने के लिए कि आपके रिलेशंस जो हैं वो सही फॉर्म में हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं या नहीं है। तो ये जो है इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस चीज़ को कवर करेंगे, और आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और जस्ट हम क्विकली जो है आज की समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। आज हमने जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ थी और स्टेप्स दैट वर इन्वॉल्व इन द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, बिल्डिंग कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, हमने उनको बड़ी डिटेल से कवर किया। देन वी स्टार्टेड विद द लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन जो कि चैप्टर नंबर 16 है, एंड वी ओनली कवर two basically activities that are involved in building and validating logical database design, जिसमें हमने कहा जी कि कैसे conceptual data model की मदद से हम उसको relations में, क्योंकि हम relational data model को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे उनको relational data relations में convert करेंगे। और उसके लिए हमने कुछ specific जो है वो rules को देखा कि अगर मसलन कैसे strong entity है तो उसके लिए एक टेबल बनाना है, weak के लिए एक टेबल बनाना है, उसकी प्राइमरी की कैसे लेनी है, फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो relationships हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए
क्या रूल्स बताए हमने देखे, सुपर क्लासेस सब क्लासेस के लिए हमने देखे रूल्स किस तरह हम उसको मैप करते हैं इनटू रिलेशंस एंड सो ऑन के जी हमारे अगर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कोई रिकर्सिव वन टू वन रिलेशनशिप है या मुख्तलिफ किस्म के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर हमने देखा कि किस तरह वो जो है उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन रिलेशनल मॉडल और क्या रूल्स हैं वो। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।